हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का चैप्टर नंबर 7 जो कि बताता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आप जो है ये एक्ट को कवर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टर्मिनल या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो आपको जो है इस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देने की या फिर मेन पनिशमेंट जो है वो आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जो है इस एक्ट को कवर कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो है बाय हुक एंड क्रुक सारी पनिशमेंट्स जो हैं याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से या फिर हमारी पुरानी वीडियोस के माध्यम में से आपको हमारे नोट्स अच्छे लगे तो फिर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे प्रीत लॉ क्लासेस का पेज है हमारा, तो वहाँ पर जो है हमारी जीमेल आईडी भी शो हो रही होगी आपको। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हम आपको नोट्स जो है मेल ज़रूर करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक, चैप्टर नंबर 7 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सेक्शन 26 बताता है अगर जो है कॉन्ट्रावेंशन हो रही हो सेक्शन नंबर 4 या 7 की, सेक्शन नंबर 4 या 7 की किसी भी चीज़ की अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो रही हो, उसकी पालना नहीं हो रही हो, तो फिर पनिशमेंट होगी नॉट लेस देन 1 मंथ टू 10 ईयर, फाइन 1 करोड़ रुपीज़ और बोथ। पर डे का जो है फाइन 1 लाख रुपए का होगा इफ़ कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। अगर जो है बंदा कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, उसको नॉलेज भी होनी चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, तो फिर 3 इयर्स की पनिशमेंट प्लस 10 लाख का फाइन। अब ये फाइन जो है 50 लाख तक भी लग सकता है। अगर जो है फेल्स टू प्रोड्यूस एनी स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन या रिटर्न और डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 12 या फिर 13 साथ के साथ आंसर नहीं कर रहा किसी भी क्वेश्चन को, तो फिर फाइन होगा 10 लाख रुपए का एंड 25,000 रुपये एवरी डे फ्रॉम द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू अगर रही तो। फोर्थ पॉइंट है इफ़ एनी पर्सन डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 22, तो फिर उसे होगी पनिशमेंट 6 महीने की या फिर 5 लाख रुपया फाइन लगेगा उसे। मेन जो है पॉइंट नंबर 5 जो 6 आप कवर कर सकते हैं अगर आप कोई भी सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो। When no compliance with the direction of the RBI, इसका फुल फ्लैज हमने चैप्टर देखा भी है, उस पर वीडियो भी बनी हुई है। साथ के साथ पेमेंट नहीं कर रही जो है वो फाइन की, तो फिर 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी टू 10 ईयर्स, 1 करोड़ का फाइन एंड 1 लाख रुपया लगेगा 1 दिन का अगर जो है कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रहेगी तो। इफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज कॉन्ट्रावेंट एंड फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड, मान लीजिए अब भाई कोई भी प्रोविज़न जो है उसकी उल्लंघना हो रही है, तो फिर क्या होगा, तो उसकी जो पनिशमेंट भी है जो नहीं बताई गई इस चैप्टर में, तो फिर उसे 10 लाख रुपए का फाइन लगेगा, साथ के साथ 25,000 रुपये पर डे फॉर द कंटिन्यूएंस जो है वो लगेंगे। ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अपने पेपर्स में जो है मेंशन करना, काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा। इस क्लोज को हम ये भी कह सकते हैं रेजिड्यू क्लोज। अब भाई जो भी बची खुची पनिशमेंट है वो इसमें ही बताई गई है, इसके लिए हम इसको नाम दे सकते हैं रेजिड्यू क्लोज। तो आगे हम देखते हैं सेक्शन नंबर 27 कहता है अगर कोई भी ऑफेंस किया है कंपनी ने फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन अंडर दिस एक्ट, तो फिर उस कंपनी का इंचार्ज ऑफ द कंपनी शैल बी गिल्टी ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन एंड लाइबल फॉर द प्रोसीडिंग एंड पनिशमेंट जो है वो मेंशन की गई है एक्ट में। एक्सेप्शन जो है क्या है, इफ़ ही हैज़ नो नॉलेज, अब मान लीजिए उस कंपनी के इंचार्ज को पता नहीं था कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो रही है या फिर उसकी एब्सेंस में हो रही हो। सेकंड एक्सेप्शन है उसको पता था कि ये कॉन्ट्रावेंशन कर रहा हूँ पर फिर भी वो ज़रूरी थी, ऑल ड्यू डिलीजेंस में जो है वो कर रहा था जो कि वो अलग से जो बड़ी कॉन्ट्रावेंशन है उसको प्रिवेंट कर सके, बचा सके। इफ़ कॉन्ट्रावेंशन ड्यू टू द नेग्लेक्ट ऑफ द डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर दे डीम टू बी गिल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई भी एक्ट जो हो रहा है इस पूरे एक्ट के खिलाफ कोई ऐसा काम हो रहा है, तो फिर ये माना जाएगा कि डायरेक्टर जो है अगर जो नेग्लेक्ट कर रहे थे वो कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं इस एक्ट की उस प्रोविज़न को।
सेक्शन नंबर 28 कह रहा है रोका जाता है अदर कोर्ट्स के एक्शन लेने को, मतलब कि बार ऑन द कोग्निजेंस ऑफ द अदर कोर्ट। एक्सेप्शंस हैं इसकी गाइस। सबसे पहले अगर जो है आरबीआई के ऑफिसर ने लिखित रूप में दे दिया है कंप्लेंट टू दी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट, तो फिर उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो बन जाएगी। अब वही किसको रिटर्न में देगा वो कंप्लेंट? जेएमआईसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन दी केस ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो ये जो है सीआरपीसी में जो है उन सीआरपीसी में बताई गई है क्लासिफिकेशन ऑफ द जजेस। सो एक्सेप्शन नंबर 2 जो है वो बताया गया है अगर जो है अंडर सेक्शन 25 कोर्ट के पास पावर है टू टेक द कोग्निजेंस इफ इन रिटन कंप्लेंट बाय द पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसऑनरेंस ऑफ द ईएफटी। अब भाई जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है, अगर जो है उसने लिखित रूप में जो है कंप्लेंट दे दी टू दी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट, तो फिर वो भी कॉम्पिटेंट होगी। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस ऑफ द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द आरबीआई। अब भाई मान लीजिए उन्होंने फर्स्ट केस में आरबीआई के ऑफिसर ने लिखित रूप में दे दी है कंप्लेंट टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो अब जो है जेएमआईसी जो है वो उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस ऑफ कर सकता है, मतलब कि उन्हें ये कह सकता है कि आपका कोर्ट में अपीयर होना ऑन दी एवरी हियरिंग ज़रूरी नहीं है, बट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग कॉल हिम बैक। पर किसी भी टाइम पे किसी भी स्टेज पे जो है वो बुला सकते हैं वापस उस आरबीआई के ऑफिसर को जिसकी अटेंडेंस जो है डिस्पेंस ऑफ की गई थी। सेक्शन नंबर 29 कह रहा है कॉस्ट जो होगी प्रोसीडिंग की एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट फ्रॉम द फाइन। अभी जो जितना भी कॉस्ट लगी होगी उन प्रोसीडिंग्स की, अगर जो है जज को लगेगा कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी बेयर करेगी सारी कॉस्ट, तो फिर जो है वो पार्टी तो जो कोर्ट है वो फाइन इम्पोज करेगी उस पार्टी को ताजो कि वो उसे एज अ कॉस्ट की भरपाई हो सके। सेक्शन नंबर 30 है जो कहता है पावर ऑफ द आरबीआई टू इम्पोज फाइन। अब भाई आरबीआई के पास भी पावर है फाइन लगाने का। नॉन कंप्लायंस विद द सेक्शन नंबर 26 क्लोज टू सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 6, आरबीआई के पास पावर है फाइन लगाने की 5 लाख रुपए या फिर ट्वाइस ऑफ द अमाउंट एंड 25,000 रुपया फॉर एवरी डे, अगर जो है कंटिन्यू रहेगी वो कॉन्ट्रावेंशन। बिफोर इम्पोजिंग फाइन आरबीआई शैल सर्व नोटिस to the defaulter as well as opportunity of being here to the both of the parties। so तीसरा जो है पेनल्टी जो है पेड बाय द डिफॉल्टर विद इन दी 30 days। मान लीजिए कि उस आरबीआई के ऑफिसर्स ने जो है सुना दोनों पार्टीज को, तो फिर उस पे जो है ऑपोजिशन पे जो है फाइन लगा दिया, तो फिर अब उस फाइन की जो है डिफॉल्टर ने पेमेंट करनी है विद इन दी 30 days ऑफ द जजमेंट फ्रॉम द ऑर्डर गिवन बाय द आरबीआई ऑफिसर। इफ जो है वो पर्सन जो है फेल हो जाता है तो फिर सिविल कोर्ट में जाएगा ये मामला। एंड आरबीआई हैज पावर टू डेबिट द अकाउंट ऑफ द डिफॉल्टर एज वेल एज लिक्विडेट द सिक्योरिटीज ऑफ द डिफॉल्टर। अब भाई मान लीजिए उसने जो है 10 करोड़ का फाइन लगा दिया आरबीआई ने, तो फिर अब उस पर्सन ने पेमेंट नहीं की उस फाइन की, तो फिर सिविल कोर्ट में भी मुकदमा जो है चल रहा है एंड फिर भी कोई कंक्लूजन ना सही तरीके से निकला हो, तो फिर आरबीआई के पास पावर है कि वो उस पर्सन का अकाउंट है किसी भी बैंक में तो उसे डेबिट कर सकता है, या फिर उसके पास कोई भी सिक्योरिटीज़ है तो उन्हें लिक्विडेट फॉर्म में कर सकता है कन्वर्ट, ताजो कि वो अपने लॉस की जो है पेनल्टी जो इम्पोज की थी उसकी भरपाई कर सके। सेक्शन नंबर 31 जो है पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस एनी ऑफेंस कंपाउंडेड बाय द ऑफिसर ऑफ द आरबीआई। अब भाई कंपाउंड का मतलब होता है रजामंदी से जो है कंपाउंड का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस को ऐसा बनाना कि पार्टीज की रजामंदी से उस मामले की जो है डिसीजन दिया जाए। पर अगर जो है आपने एक बार कंपाउंड कर दिया उस ऑफेंस को आरबीआई के ऑफिसर ने, तो फिर उस पर्सन के खिलाफ आगे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं दी जाएगी, क्योंकि नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ये है प्रिंसिपल ऑफ द लॉ। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो इस वीडियो से जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है ख़त्म हो चुका है। सो आई होप ऑल यू गाइज आर वेरी वेल। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।